हमारे पीछे आप एक सब्जी का खेत देख रहे हैं। ये सब्जी का खेत योगेंद्र का है। इसी खेत में सब्जी उगा करके योगेंद्र अपनी आजीविका चलाते हैं। एक दिन गांव के कुछ दबंग आते हैं, दारू पीते हैं और इनके साथ मारपीट करते हैं। जब उसका विरोध करते हैं तो जान से मारने की धमकी दे करके भाग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार। आज हम आपके साथ एक घटना पे बात कर रहे हैं। ये घटना जालौन जिले के कुठौंद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कस्बा कुठौंद के रहने वाले योगेंद्र की है। योगेंद्र के साथ नवंबर में घटना घटती है। पिटाई होती है, बुरी तरह से उनको पीटते हैं। योगेंद्र उसके बाद थाने में एफआईआर के लिए जाते हैं। एफआईआर नहीं लिखी जाती। नवंबर से दिसंबर बीतता है। योगेंद्र लगातार पैरवी करते हैं, जनवरी में पैरवी करते हैं, तब जाकर के फरवरी में उनकी एफआईआर दर्ज हो पाती है। आज इस घटना की सच्चाई जानने के लिए हम उसी खेत पर आए हैं और उन्हीं योगेंद्र के साथ बातचीत करेंगे, जानेंगे कि इस घटना के पीछे क्या वजह थी, क्या हुआ था। घटना की एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर में क्या क्या सेक्शन लगे हैं मैं आपके साथ बात करूंगा। लेकिन इस घटना की सच्चाई पहले हम योगेंद्र जी से जानेंगे, जिनके साथ ये घटना घटी है। आप हमारे साथ बने रहे, हम योगेंद्र जी से बात करेंगे। योगेंद्र जी आप इधर आइए, बैठ जाइए यहाँ पे। क्या नाम है योगेंद्र जी? योगेंद्र प्रताप जी। क्या घटना हुआ था? हम सब्जी बेच कर आ रहे थे बाजार से, तो हमने देखा कि मेरे खेत में 4-5 लोग थे, सब्जी तोड़ रहे थे। हाँ। उसके बाद हमने बिना सब पूछे सब्जी तोड़ने का कारण पूछा। हाँ। तो वो दारू के नशे में बदतमीजी करने लगे, बहस करने लगे। तो और 2 लोग पास में आ गए, उन्होंने समझा बुझाकर उनको वहाँ से भगा दिया। उसके बाद हम बस्ती वाले अपने मकान पे जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने मुझे रोक के चारों लोगों ने बुरी तरह पीटा। इससे मेरे सिर में सबसे ज्यादा चोट आई थी, बिरैन में। अभी सिर में पीछे चोट है और ये उंगली टूट गई है। तो मतलब उन्होंने इतना उनको पीटा है, चेस्ट पेन कि हुआ है, सीना, सर और हाथ में इनको चोटें आई हैं। आप इनका घर पास में ही है, आप देख सकते हैं। इसी यहीं पे रह करके वो अपने आजीविका चलाते हैं। उन्होंने पीटने के बाद फिर वो क्या कह के भाग गए कि आपने फिर क्या किया? ये जाति सूचक शब्द का प्रयोग करती है। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देती लगे और बोले अगर तुम थाने गए तो हम तुम्हें फिर मारेंगे। उसके बाद मेरी एफआईआर दर्ज हुई। उन्हीं के विभाग के कर्मचारी थे, तो उन्होंने मेरी सुनी नहीं। उन्होंने रिश्वत दे दी। हम गरीब आदमी, तो हम पे रिश्वत के लिए पैसे नहीं थे। मगर हमने प्रयास बहुत किया, एफआईआर के लिए इतना प्रयास किया, कम से कम 10,000 रुपए हमने बर्बाद किए इसमें। अच्छा। हाँ। फिर तब जाके मेरी एफआईआर दर्ज हुई। तो आप, जबकि कोई भी घटना की सूचना अगर किसी भी थाने में लिखित तौर पे दी जाती है तो प्राइमरी जिम्मेदारी पुलिस स्टेशन की ये होती है कि उसकी एफआईआर दर्ज करी जाए। योगेंद्र के साथ होता क्या है कि जब नवंबर 19 को ये घटना घटती है, योगेंद्र जाते हैं क्योंकि इनको इतनी चोटें लगी थी कि ये इलाज कराने लगे। पुलिस को सूचना दिया, थाने में दिया, लेकिन इनकी एफआईआर दर्ज नहीं करी। और योगेंद्र खुद बता रहे हैं कि 3 महीने संघर्ष किया, लगभग 10,000 रुपए आने जाने और तमाम चीजों में बर्बाद किया, तब जाकर के एफआईआर दर्ज हुई। योगेंद्र, अभी फरवरी में एफआईआर दर्ज हुआ है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो 4-5 लोग मेरे घर पर आए, बोले अपने वो एफआईआर वापस ले लो, नहीं हम तुम्हारे ट्रक से टक्कर मार देंगे और कोई उसे छेड़खानी मुकदमा फर्जी फंसा देंगे। ये धमकी दे रहे हैं। हाँ। तो पीड़ित को ये धमकी दिया जा रहा है कि एफआईआर वापस ले लो। पहले तो 3 महीने में एफआईआर दर्ज हुई है। उस एफआईआर की कॉपी मेरे पास है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस एफआईआर में ये कुठौंद थाना क्षेत्र के अंतर्गत एफआईआर दर्ज हुई है और इस एफआईआर में SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(दा) घा और 323, 504, 506 में ये एफआईआर पंजीकृत कर लिया गया। एफआईआर पंजीकृत होने के बाद अभी वो इनको लगातार ये बात कह रहे हैं कि एफआईआर वापस ले लो, वरना ट्रिक से रौंद दिया जाएगा या किसी दूसरे केस में फंसा दिया जाएगा। ये धमकियों के बाद आपने क्या किया है योगेंद्र? नहीं, धमकियों के बाद हम उनसे डरे नहीं, हम तो डट कर मुकाबला करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। जी। तो ये क्या वजह थी? पुलिस अभी तक आई आपके यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने? पुलिस आई थी एक बार, तो उन्होंने फर्जी लिख दिया। मैंने योगी पोर्टल पे शिकायत की थी, तो उन्होंने उसमें चार्जशीट बनाई थी कि हम मौके वारदात पे गए। वहाँ मुझे 4 लोग मिले और उनसे हमने पूछा तो वहाँ पर उन्होंने बता दिया कि कोई लड़ाई ही नहीं हुई है। और मेरी मेडिकल रिपोर्ट में चोटों की पुष्टि भी हुई थी। उससे पहले जब मेडिकल गया आया था तो उन्होंने वो मामला रफा दफा करके पोर्टल पे गलत आख्या लगा के डाल दी थी उन्होंने। अच्छा। हाँ। और 4 जो गवाह बनाए थे तो उन्हीं के गाँव के चाचा ताऊ बना लिए थे। तो हमने उनकी जांच की। हमने कहा ये मेरे गांव में मेरा कौन विरोध कर रहा है, सही घटना को कौन झूठी बता रहा है। तो हमने उसका
जिक्र किया तो हमने उसकी वोटर ID धर्मपुरा वालों की तहसील से लेकर आई, उसमें मेरे 300 रुपये खर्च हुए। तब जाके मुझे पता चला कि ये नहीं के ताऊ और चाचा हैं। फिर हमने उसकी फिर फोटो कॉपी लगाकर फिर SP साहब के यहाँ दी, तब उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी प्रक्रिया रिपोर्ट जल्दी दर्ज कर दी जाएगी। तो एक रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए एक पीड़ित को इतना परेशान होना पड़ता है। जो दबंग है वो अपना जालसाजी करके अपने ही लोगों को गवाह बना करके और इनको खिलाफ इनकी FIR दर्ज ना हो उसका षड्यंत्र रचते हैं। दूसरा, इस घटना को झुठलाने की कोशिश करते हैं। जबकि यहाँ आसपास जो लोग हैं इस खेत के आसपास, उनके साथ भी हमने बातचीत किया तो उनका कहना यह है कि इनको इतना मारा था कि इनका पूरा सर सूजा हुआ था, हाथ सूजे हुए थे, चेस्ट में दर्द था, तमाम काफी लंबे समय तक इलाज चला। उस घटना को भी जानबूझ करके झुठलाया जा रहा है कि ऐसा नहीं है। लेकिन योगेंद्र ने लगातार उस पर कार्रवाई करी। उन्होंने अपने एविडेंस इकट्ठा किए, उन्होंने वोटर ID इकट्ठा किए, जिनके गवाह बनाए थे उनके साक्ष्य को लेकर के फिर से SP के सामने जाकर के खड़े होते हैं और उनको बताते हैं कि साहब ये घटना सही है, तब जाकर के इसकी FIR लिखी जाती है। योगेंद्र, अभी किस तरीके की चुनौती है आपको? हम दूसरे बाजार में सब्जी बेचने नहीं जा पाते हैं। ये शेखपुरा हीर है तो वहाँ हीरों का गांव है। हाँ। उसके डरने के मारे हम जाते नहीं, शायद कोई फिर से घटना हो जाए। बिल्कुल। तो अभी दूसरे जगह, क्योंकि यही सब्जी इनका एकमात्र धंधा है, दूसरे गांव में जाते हैं तो कहीं कोई और अप्रिय घटना ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी FIR दर्ज कराई है 3 महीने तक। और दबंग प्रवृत्ति के जो इनके गांव के जिन्होंने इनके ऊपर हमला किया है वो ऑलरेडी इनको प्रेशर बनाते हैं, इनके ऊपर तरह तरह के दबाव दीपक यादव है, इनके पिताजी शराब माफिया, शराब भी बेचते हैं, 2-3 बार पकड़े भी हैं। उसमें जो योगेंद्र यादव नाम का एक लड़का है, इस पे पेन से पहले से भी मुकदमा 2-3 पंजीकृत है। और इनका एक भाई मोटरसाइकिल चोरी में जेल चला गया है अभी 15 दिन पहले इटावा में। तो मतलब जिन लोगों ने इनके साथ इस घटना को अंजाम दिया है वो ऑलरेडी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और ऑलरेडी उनके ऊपर कई तरीके के मुकदमा, कई तरीके के केसेस दर्ज हैं, जिन्होंने योगेंद्र के साथ इस घटना को अंजाम दिया है। योगेंद्र, क्या करेंगे आप? लड़ेंगे या समझौता करेंगे? नहीं, समझौता नहीं करेंगे हम तो, इनके छोड़ेंगे नहीं जब तक मुकदमा चलेगा। सजा दिला के मानेंगे। सजा दिला के मानेंगे। हाँ। तो योगेंद्र के साथ जो घटना हुई है, योगेंद्र कह रहे हैं कि हम इसमें हमें न्याय चाहिए और हमें आरोपियों को सजा दिलानी है, कुछ भी हो जाए। योगेंद्र, आपके घर में कौन है? आप किन परिस्थितियों में अपना संघर्ष करते हैं? थोड़ा अपने बारे में बताइए। मेरे पिताजी अश्विनी कुमार साकुआर 2 भाई हैं जी। एक ऑटो रिक्शा चलाते हैं चाचा, पापा सब्जी करते हैं जी। उस साइड दूसरा खेत है वहाँ पर। ये मेरे बाबा का खेत है, इसमें हम बाबा के साथ रहते हैं, बाबा मेरे साथ रहते हैं। बाबा बूढ़े हैं, उन पे काम नहीं होता है तो हम ही उन्हें खर्चा पानी देते हैं। हम ही खर्चा पानी देते हैं। तो योगेंद्र के साथ ये घटना को अंजाम दिया गया है जिसमें वो आरोपियों को सजा दिलाना चाहते हैं। इसी खेत से अपनी सब्जी बेच करके वो अपनी आजीविका चलाते हैं, अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। और इस भरण पोषण के क्रम में जब वो अपने आजीविका के लिए काम करते हैं, इस तरीके की घटना अगर उनके साथ होती है तो पूरा परिवार प्रभावित हो जाता है। आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक दलित पीड़ित कुटता है, पिटता है, FIR दर्ज नहीं होती। 3-3 महीने बाद FIR दर्ज होती है और FIR दर्ज होने के बाद FIR जो हम आपको प्रदर्शित कर रहे हैं, बता रहे हैं, जो पीड़ित के साथ है 323, 504, 506 और SC/ST एक्ट की 3 धारा में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ है। लेकिन उसके बाद जब नवंबर में घटना होती है, 3 महीने तक FIR दर्ज नहीं होती है। अगर इतने सक्रियता से योगेंद्र इसमें कार्रवाई नहीं करते तो शायद है कि FIR भी दर्ज नहीं होती। तमाम एविडेंस के बाद FIR दर्ज कराई है। अब देखना है कि पीड़ित को न्याय कब तक मिलता है। फिलहाल हमारी इस वीडियो के माध्यम से जिम्मेदार अधिकारियों से अपील है कि योगेंद्र के केस की उच्च स्तरीय जांच करी जाए। जो आरोपी इनको धमकियां दे रहा है, इनको सुरक्षा व्यवस्था दिया जाए ताकि ये पीड़ित आसानी से अपनी ज़िंदगी काट सके, अपनी आजीविका को चला सके और एक सम्मानपूर्ण ज़िंदगी जीवन यापन कर सके। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।